ये फाइनल हंटर एग्जाम है जहां सिर्फ सबसे प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स इकट्ठा होते हैं अपनी वर्थ प्रूफ करने के लिए। टू पास हर एग्जामिनी को 10 ओक्स ढूंढकर मारने होंगे। एग्जाम जोन लिटरली एक भट्टी जैसा है। टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स को सांस लेने में भी स्ट्रगल होता है और पसीना उनके चेहरे से बहते रहता है। लेकिन ये बंदा अलग है। जहां सब लोग मुश्किल से खड़े हैं वहां इसके चेहरे पर एक बूंद पसीना तक नहीं। पहले के टेस्ट्स उसकी स्ट्रेंथ को मेजर ही नहीं कर पाए। हर मैजिक स्फीयर उसकी छूने की देर में ही फट जाता था। जैसे ही एग्जाम शुरू होता है हर तरफ केओस मच जाता है। ज़्यादातर कैंडिडेट्स पूरी तरह फेल हो जाते हैं और खुद मॉन्स्टर्स का शिकार बन जाते हैं। जो खुद को एलीट बोलते हैं वो भी मुश्किल से कुछ ओक्स मार पाते हैं। जिंदा रहने के लिए एक दूसरे के किल्स चुरा रहे होते हैं और फिर भी किसी का ध्यान हन डाई पर नहीं जाता। पागलपन की स्पीड से मूव करते हुए वो अपना पहला ओक ढूंढ लेता है और उसे बिल्कुल कीड़े की तरह कुचल देता है। सिर्फ पत्थरों को इतनी जोर से तोड़कर कि उनके टुकड़े ही ओक को मार देते हैं। लेकिन एक एक करके ओक्स का शिकार करना उसे जल्द ही बोरिंग लगने लगता है। तो इसके बदले हन डायसोंग उनकी पूरी ट्राइब का पता लगाता है। जमीन के नीचे छुपकर सीधा उनके एम्बुश के बीच घुस जाता है और सबको ऐसे जला देता है जैसे कुछ था ही नहीं। बस इतनी सी बात थी, एग्जाम खत्म। इंस्ट्रक्टर्स डिसबिलीफ में खड़े रह जाते हैं। टेस्ट अभी प्रॉपर्ली शुरू भी नहीं हुआ था और हन डायसोंग ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। हिस्ट्री में कभी किसी ने एग्जाम इतनी जल्दी क्लियर नहीं किया। इवन वो असैसिन जो एक टॉप क्लैन ने चुपके से उसे खत्म करने के लिए भेजा था, वो भी डर के मारे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। आखिर एक्सट्रीम हीट में एक सिंपल एग्जाम उसके लिए क्या मतलब रखता है जो 80 साल लिटरल हेल में जी चुका हो। तुम समझो, जस्ट उस दिन से थोड़ा पहले जब हन डायसोंग मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट होने वाला था, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपना दिन गुजार रहा था। चलते हुए अचानक उसका पैर फिसल जाता है। कैसे उसकी सोल बॉडी से अलग हो जाती है और वो खुद को धीरे धीरे और गहरा डूबता हुआ महसूस करता है। अगले ही पल उसे पता चलता है कि वो हेल में है। वो डर जाता है जब उसकी नज़र खतरनाक और डरावने मॉन्स्टर्स पर पड़ती है जो एक दूसरे से ब्रूटल फाइट में लॉक्ड होते हैं। सबसे डरावनी बात यह थी कि जो हार जाता है उसे वहीं खा लिया जाता है। डायसोंग किसी तरह छुपकर 10 दिन तक बिना खाए जिंदा रहता है। रुको, क्या ये मुमकिन भी है? इस जगह की सबसे अजीब बात यह थी, यहाँ दिन और रात का कोई साइकिल ही नहीं था। जब हमारा हीरो फाइनली टूटने की कगार पर पहुंच गया तो जिंदा रहने के लिए उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था, मॉन्स्टर्स के छोड़े हुए सड़े हुए कच्चे गोश्त को खाना। जितना भी घिनाता था, लेकिन जिंदा रहने का यही तरीका था। धीरे धीरे वो अपने हार्श एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होने लगा। अब वो उन मॉन्स्टर्स पर पलट कर वार करने लगा जो उसे शिकार समझते थे। जमीन से पाए छोटे पत्थरों का यूज करके भी वो किसी तरह उन्हें भगाने लगता। कोई और ऑप्शन ना होने पर उसे जो मिलता उसी से टेम्परेरी वेपन बनाकर लड़ना पड़ता है। उसकी आंखों से आंसू गिरते जब उसे अपनी माँ याद आती और उस दर्द भरे पल में उसने कसम खाई कि वो डिस्पेयर के सामने कभी नहीं झुकेगा। दिन धुंधले होने लगे और एक वक्त आया जब उसने अपनी इंसानियत को अलविदा कहने का फैसला किया। वो बिल्कुल नीचे से शुरू करता है और अपने दम पर ऊपर चढ़ने लगता है। जो गोश्त पहले उसे घिन दिलाता था, अब वो एक रेयर लग्जरी बन गया जिसे वो सर्वाइवल के लिए अप्रिशिएट करना सीख गया। एक दिन जब वो खा रहा था तो अचानक उसके सामने एक पैनल अपीयर होता है। उसमें दिखाया जाता है कि वो लेवल 3 तक पहुंच गया है। उस पुल सब कुछ एक गेम जैसा लगने लगता है। 7 साल पल भर में बीत गए और वो लेवल 24 तक पहुंच गया। अब इतनी स्ट्रेंथ के साथ वो उन क्रीचर्स को भी एक ही स्ट्राइक में खत्म कर देता जो कभी उसे डरावने लगते थे। 24 साल झेलने के बाद उसने ड्रैगन नाइट से मिले पत्थर से एक तलवार तक बना ली। लेकिन वक्त कभी रुकता नहीं, हल्का सा झोंका बनकर बहते रहता है। अपने 51st साल में डायसोंग एक एल्डर ड्रैगन को मारकर एक इम्पॉसिबल लगने वाला काम कर देता है। 79 साल तक आते आते आखिर वो डीमन लॉर्ड तक ही पहुंच ही जाता है, वही क्रीचर जिसने उसे इस हेलिश एग्जिस्टेंस में घसीटा था। और सबसे ज़रूरी बात, बिना किसी परमिशन के वो डीमन लॉर्ड की लेयर की हिफाजत करने वाले बग्स को आराम से काट डालता है। और गेटकीपर भी इस बुड्ढे पर सरप्राइजिंगली यूजफुल लगने वाले प्रोटैगनिस्ट के सामने नहीं टिक पाता। वो गार्ड को धमकी देता है कि सीधा गेट खोल दे वरना उसकी लाश को यहाँ के मॉन्स्टर्स को खिला दिया जाएगा। लेकिन गार्ड इतनी आसानी से मानने वाला नहीं होता और थोड़ा रेजिस्ट करता है। इसी डीमन लॉर्ड की इज्जत पर पर्सनल अटैक समझकर वो पागलपन में रैम्पेज कर देता है। जब वो बकबक कर रहा होता है, अचानक उसे महसूस होता है कि कुछ उसके बॉडी के आर पार हो गया है। नीचे देखने पर उसके सीने में एक बड़ा सा होल दिखाई देता है। डायसोंग बिल्कुल काम रहता है और बस इतना कहता है कि ये नॉइजी गार्ड उसे इरिटेट कर रहा है। तभी एक फ्लोटिंग स्केलेटन फायरबॉल जो शायद उसका पेट है पूछता है क्या उसे डर नहीं कि डीमन लॉर्ड अपने गार्ड की मौत का बदला लेगा। क्या वो सच में हेल पर कब्जा करना चाहता है? लेकिन वो फायरबॉल की बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि उसे किसी स्टूपिड रूलर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो बताता है कि 80 साल हो गए जब से उसे यहाँ लाया गया और हर मॉन्स्टर जिसे वो मिला अपनी अलग कहानी और बचा के साथ रिमार्केबल था। इसीलिए वो डीमन लॉर्ड से मिलकर पूछना चाहता है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया। फायरबॉल को उसका तरीका थोड़ा फूलिश लगता है और कहते हैं शायद ज़्यादा पोलाइट तरीका भी हो सकता था। वो सजेस्ट करता है कि उसे घुटनों पर गिरकर माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलता और कहता है कि बिना कंसेंट यहाँ लाकर जो दर्द दिया गया उसका जवाब वो वायलेंस से ही देगा।
इतना कहकर वो अपनी तलवार पकड़कर डीमन लॉर्ड की तरफ चार्ज करता है और अचानक खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। वो घबरा जाता है, सोचता है क्या ये सब एक ड्रीम था, क्योंकि उसे अर्थ के ड्रीम्स आए हुए बहुत वक्त हो गया था। पास ही बच्चे खेल रहे होते हैं और वो समझ जाता है कि अपनी बॉडी से वो काफी वीक लगता है। अपनी बॉडी को हिला नहीं पाता तो खुद को समझाता है कि शायद ये ल्यूसिड ड्रीम है। तभी उसकी माँ दरवाजा खोलती है। अपने बेटे को 30 साल बाद जागते देखकर कांप जाती है, आंसुओं में टूटकर उसे जोर से गले लगा लेती है। लेकिन डायसोंग को ये सपना बचकाना लगता है और उससे नफरत महसूस होती है। उसके सरप्राइज के लिए पता चलता है कि उसने सच में डीमन लॉर्ड को मार दिया था और हेल का एब्सोल्यूट रूलर बन गया था। जब उसका फायरबॉल कंपेनियन पूछता है अब क्या करेंगे, तो एक मैसेज अपीयर होता है। पूछता है क्या वो अर्थ पर वापस जाना चाहता है। पूरे 80 साल वो बस इसी जगह से निकलना चाहता था। बिना एक पल वेस्ट किए वो ऑफर एक्सेप्ट करता है और तुरंत खुद को हॉस्पिटल में पाता है। 30 साल की कोमोडो स्टेट से जागने के बाद डॉक्टर उसके आई रिफ्लेक्सेस चेक करता है और उसकी माँ को पॉजिटिव सिग्नल देता है कि रिहैबिलिटेशन से वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। माँ के लिए ब्लेसिंग है, लेकिन डायसोंग के लिए कर्स जैसा लगता है। 30 साल बेड पर वेस्ट करने के बाद इतनी वीक बॉडी में वापस जीना उसे बिल्कुल मंजूर नहीं। वो और ज्यादा डिस्टर्ब होने लगता है। सोचता है क्या उसका हेल का पूरा सफर सिर्फ एक ड्रीम था। लोग उससे डरने लगते हैं जब वो एक साइकोटिक पेशेंट की तरह बिहेव करने लगता है। फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन में वो डॉक्टर को पास ना आने की धमकी देता है। लेकिन जब डॉक्टर आगे बढ़ता है तो हमारा हीरो उसे एक जंगली जानवर की तरह काट लेता है। अपनी बॉडी के साथ क्या हुआ ये जानने की जिद करता है। पूछता है क्या वो पैरालाइज्ड है या पॉइजन दिया गया है। अंदर ही अंदर दुआ करता है कि ये सब एक नाइटमेयर हो। अपनी मैडनेस में वो बेड से गिर जाता है, जिससे उसकी माँ और ज्यादा परेशान हो जाती है। वो हेल में गुजारे 80 साल के लगातार स्ट्रगल को याद करता है और महसूस करता है जैसे सब बेकार चला गया। वहां के सबसे अंधेरे पलों में भी उसमें कभी होप नहीं छोड़ी थी कि एक दिन निकल जाएगा, और अब वो वापस जाना चाहता है। स्टाफ तुरंत बुलाया जाता है। डायसोंग के दोनों हाथ पकड़कर उसे बेड पर रोका जाता है। जैसे ही वो विंडो से बाहर झांकता है उसे आसमान में बड़ा वर्म होल खुलता दिखाई देता है। कंफ्यूज्ड और डिस्परेट होकर वो अपनी किस्मत पर सवाल पूछता है, क्या हेल की जिंदगी सिर्फ कोमा में देखा गया एक सपना था? जब वो शांत नहीं होता तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इंजेक्शन देकर उसे सुला देता है। जब होश वापस आता है तो टीवी पर न्यूज़ चैनल चल रहा होता है जो उसके डाउट्स कंफर्म करता है। जो सीन उसने देखा था वो सच में एक गेट था और एक हंटिंग टीम मॉन्स्टर्स को साफ करने के लिए भेजी गई है। टीम का लीडर एक आदमी को रिपोर्ट्स भेज रहा होता है जो उसे देखने आया था। वो आदमी उसे जागते देखकर शौक और खुशी दोनों महसूस करता है। अभी भी कंफ्यूज डायसोंग पूछता है कि वो कौन है, और एक पल में पहचान लेता है कि ये उसका दोस्त चन्हो है। चन्हो बताता है कि वो 10 साल से इसी स्टेट में था। वो समझाता है कि 10 साल पहले घर जाते वक्त वो अचानक बेहोश होकर गिर गया था और तब से इसी हॉस्पिटल बेड पर पड़ा है। 10 साल सुनकर डायसोंग को कंफ्यूजन के साथ रिलीफ भी मिलता है। उसे लगा था 30 साल बीत गए। सबसे ज्यादा उसे इरिटेट ये बात करती है कि उसने हेल में 80 साल गुजारे। चन्हू बताता है कि उसकी माँ ने उसके हॉस्पिटल के खर्च उठाने के लिए 3 जॉब्स की हैं। वो उसे इनकरेज करता है कि वो अपनी जिंदगी फिर से संभाले और बताता है कि उसके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी रेडी है। जब हमारा डीमन किंग अपनी माँ के साथ फ्रेश एयर लेने बाहर लाया जाता है तो उसे जिम्मेदारी का बोझ और अपने ही बॉडी से गहरी नफरत महसूस होती है, जो खुद से हिल तक नहीं सकता। अचानक 2 लोग आते हैं और उसकी माँ से उधार लिए पैसे मांगते हैं। वो माफी मांगकर सिर्फ 1 महीने का और वक्त मांगती है, लेकिन गुंडे बिल्कुल नहीं पिघलते। एक थंग गुस्से में आकर उसे जोर से धक्का देता है और धमकी देता है कि पैसा नहीं दिया तो बुरा होगा। उसकी माँ के आंसू बहने लगते हैं और वो विनती करती है कि उसके बेटे के सामने उसे जलील ना करें। उसकी आवाज़ डर से और मजबूरी से कांप रही होती है, लेकिन ठग उसकी एक नहीं सुनता। आस्तीने चढ़ाकर वो बेचारी औरत को पीटना शुरू कर देता है। अपनी माँ की तकलीफ देखकर डे के अंदर एक भयानक गुस्सा भड़क उठता है तो उन्हें बग्स कहकर गाली देने लगता है। जब गैंगस्टर्स में से एक उसकी स्लीव पकड़ता है तो उसकी माँ बेचैन होकर उसे माफी मांगने को कहती है। गुंडों से विनती करती कि उसके बेटे को छोड़ दे और याद दिलाती है कि वो बस एक बच्चा है। डे झुकने से इनकार करता है और एक सख्त एक्सप्रेशन अपना लेता है। ठग हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। उसके बाद गैंगस्टर उसकी बेरहमी से पिटाई करता है। जब वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और अपने पुराने बॉडी के लिए तड़पता है, तभी अचानक स्टेटस विंडो में एक अराइवल क्वेस्ट पॉपअप होता है। एक पल की भी देरी ना करते हुए वो तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लेता है, ये समझकर कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं। स्टेटस विंडो ही उसका सहारा था जिसने उसे हेल में अपने दम पर सरवाइव करने दिया था। जैसे ही वो क्वेस्ट को एक्नॉलेज करता है उसके आसपास सब कुछ रुक जाता है, जैसे वक्त ही ठहर गया हो। क्वेस्ट की कंडीशन स्टेटस विंडो के अंदर अनफोल्ड होती हैं। उसे 1 घंटे के अंदर एक स्पेसिफिक पॉइंट तक पहुंचना है और सक्सेस पर रिकवरी का एलेक्सर मिलने का प्रॉमिस होता है। डिटर्मिनेशन से भरा वो सोचता है कि वो अपनी पुरानी स्ट्रेंथ वापस पा सकता है और सिर्फ 10 मीटर दूर एक रेड मार्कर देख लेता है। खड़े होने की कोशिश करता है, फिर चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ टारगेट की तरफ रेंगना शुरू कर देता है। इतनी छोटी बात पर शिकायत करना उसे घिन दिलाता है। आखिर वो वही है जिसने हेल को जीत लिया था। कीड़े से भी बदतर हालत में रेंगते हुए सेंटीमीटर्स मीटर्स बन जाते हैं और मीटर्स एंडलेस किलोमीटर्स जैसे लगते हैं। इस स्पीड पे उसे डाउट होने लगता है कि वो टाइम पर पहुंच भी पाएगा या नहीं।
फिर भी वो खुद को कंपोज रखता है, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से वो जानता है कि सिस्टम कभी इम्पॉसिबल टास्क असाइन नहीं करता। जैसे जैसे सेकंड्स बीतने लगते हैं, उसे अचानक एक लूप होल दिखता है। क्वेस्ट के टर्म्स याद करते उसे समझ आता है कि बस डेस्टिनेशन तक पहुंचना जरूरी है, चाहे कैसे भी। हमारा रेंगता हुआ हीरो इरिटेट हो जाता है ये समझकर कि सोल्यूशन शुरू से ही इतना ऑब्वियस था। अपने कमजोर हाथों से वो व्हीलचेयर की तरफ हाथ बढ़ाता है, धीरे धीरे मूव करता हुआ आखिर उसमें बैठ जाता है। लेकिन सिर्फ 35 सेकंड्स बचे होते हैं। बिना हिम्मत हारे वो व्हीलचेयर को पकड़कर खुद को आगे धकेलना शुरू करता है। उम्मीद ना छोड़ते हुए वो आगे बढ़ता रहता है और सब ऑड्स के खिलाफ लास्ट सेकंड में लोकेशन तक पहुंच जाता है। क्वेस्ट कंप्लीट होते ही वो रिवॉर्ड पकड़कर तुरंत उसे पी लेता है। तुरंत एक राहत की लहर उसके बॉडी में दौड़ जाती है। उसका दर्द कम हो जाता है और छोटी सी ही सही उसकी पुरानी फिजिकल स्ट्रेंथ वापस आने लगती है। क्वेस्ट कंप्लीट होते ही टाइम स्टॉप का इफेक्ट खत्म हो जाता है। ठग्स इधर उधर देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। देसॉन को ढूंढने लगते हैं, जो जैसे हवा में गायब हो गया हो। लेकिन सर्च शुरू करने से पहले ही पुलिस आ जाती है। शायद उन्होंने पूरा इंसिडेंट देख लिया था। कोई और ऑप्शन ना देखकर ठग्स जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। उस रात बाद में हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए डीमन लॉर्ड बार बार स्टेटस विंडो समन करने की कोशिश करता है, लेकिन सब एफर्ट्स बेकार जाते हैं। उसे पता नहीं चलता कि वो पहले कैसे खुली थी। बेचैन होकर वो क्वेस्ट्स और मिशंस जैसे कमांड्स ट्राई करता है, लेकिन आखिर में वो कोशिश छोड़ देता है। उसका दिमाग बस नए क्वेस्ट्स की जरूरत पर अटक जाता है। उम्मीद करता है कि वो उसकी स्ट्रेंथ वापस लाने में मदद करेंगे, पहले के ठग्स दोबारा आ जाएं। अचानक एक अजीब सी आवाज खामोशी तोड़ती है और वो खुद को एक जगह पर तैरता हुआ पाता है जिसे पैंथियन कहा जाता है। शुरू में वो इसे बेकार सा ड्रीम समझ के इग्नोर कर देता है, लेकिन जल्दी ही समझ जाता है कि ये कोई इल्यूजन नहीं, उसे यहाँ किसी टास्क को पूरा करने के लिए बुलाया जाए। बिना झिझके वो एक और क्वेस्ट मांगता है और एक पंचिंग बैग, या सही कहें तो पंचिंग मॉन्स्टर, उसके सामने मटेरियलाइज हो जाता है। वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से करता है और टास्क कंप्लीट करते ही उसे एक रिवॉर्ड में मेमोरी चिप मिलता है। क्वेस्ट खत्म होते ही एक और आ जाता है। इस बार उसे 10 किलोमीटर दौड़ना होता है। क्वेस्ट एक के बाद एक आते रहते हैं और हर कंप्लीट टास्क के साथ उसे एक और रिवॉर्ड मिलता है। पूरे 10 दिन तक वो लगातार पुश करता रहता है, क्वेस्ट के बाद क्वेस्ट कंप्लीट करता रहता है। फिर भी सिर्फ ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन का 55% ही कंप्लीट कर पाता है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है क्योंकि ये लो लेवल टास्क उसे बोर करने लगते हैं और आखिर वो एक प्रॉपर चैलेंज मांग लेता है। जवाब में सिस्टम उसे एक नया क्वेस्ट देता है, एक क्राइंग डीमन को मारने का। अचानक उसके सामने बिजली गिरती है और क्राइंग डीमन मटेरियलाइज हो जाता है। ये सो कॉल्ड डीमन याद करता है कैसे पहले इस ओपोनेंट से लड़ते वक्त वो मौत के कितने करीब आ गया था और रीमैच का चांस मिलते ही एक्साइटमेंट से भर जाता है। थंडर से घिरा मॉन्स्टर एक बहरा कर देने वाली गरज निकालता है और फिरोशियस क्लॉ अटैक के साथ डुएल शुरू करता है। देसॉन्ग मुश्किल से टाइम पर डॉज करता है। ये जानते हुए कि एक भी स्ट्राइक उसे टुकड़े टुकड़े कर देगी, वो आगे बढ़कर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर आराम से उसे हटा देता है और वो जमीन पर जा गिरता है। उसके मुंह से खून निकलता है जब वो खड़े होने की कोशिश करता है। क्राइंग डीमन के हाथों यूं उछाले जाने की बेइज्जती उसके प्राइड को चुभने लगती है। लड़ाई लंबी खिंच जाती है। देसॉन्ग, जो एक डीमन लॉर्ड है जिसे विलन की तरह डराना चाहिए, उसे मजबूरी में बस डॉज करने का फ्रस्ट्रेटिंग गेम खेलना पड़ रहा होता है। लेकिन आखिर उसकी किस्मत साथ छोड़ देती है और डीमन उसे पकड़ लेता है, अपने पंजों में जोर से जकड़ लेता है। उस डेस्परेट मोमेंट में देसॉन्ग को याद आता है कैसे उसने पहली बार में इस मॉन्स्टर को कुचल दिया था। वो लगभग भूल ही गया था कि वो तलवार समन कर सकता है। बिना देर किए वो तलवार बुलाता है और एक तेज डिसाइसिव मूवमेंट डीमन की लेफ्ट क्लॉ को काट देता है। बिना किसी रहम के देसॉन्ग तुरंत डीमन को वापस उसी जगह भेज देता है जैसे वो बस एक कीड़ा हो। क्वेस्ट कंप्लीट होते ही वो खुद को वापस हॉस्पिटल रूम में पाता है। सुबह हो चुकी होती है। वो विंडो खोलता है जिसकी आवाज से उसकी मां जाग जाती है। नींद से ही वो पूछती है कौन खड़ा है, और फिर शॉक में जम हो जाती है जब देसॉन्ग को देखकर उसका फिजिक एक इरेक्ट बॉडी बिल्डर जैसा लगता है। हॉस्पिटल स्टाफ जो उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए जिम्मेदार थे, वो सब स्पीचलेस हो जाते हैं। उनके हिसाब से उसकी रिकवरी में कम से कम 6 महीने लगने चाहिए थे। उनके लिए समझना मुश्किल है कि देसॉन्ग ने सिर्फ 15 दिन में इतनी प्रोग्रेस कैसे कर ली। अभी भी परेशान होकर उसकी मां अपनी चिंता जाहिर करती है, लेकिन डॉक्टर प्यार से उसे तसल्ली देता है और कहता है कि डरने की कोई बात नहीं। इस दौरान देसॉन्ग अपने क्वेस्ट के इफेक्ट्स महसूस करता है। कुछ स्ट्रेंथ वापस आती हुई महसूस करता है। वो स्ट्रेच करता है और रूम में इधर उधर देखता है जब तक उसकी नज़र उसकी मां पर नहीं पड़ती जो एक नर्स से बात कर रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं जब वो नर्स का शुक्रिया अदा करती है और नर्स भी उसकी तकलीफ समझकर उसे तसल्ली देती है। ये देखकर देसॉन्ग को समझ आता है कि पिछले 10 साल उसकी मां के लिए कितने मुश्किल रहे होंगे। उसका दिल भर आता है और मुट्ठी भींचकर चुपचाप कसम खाता है कि अब जब वो वापस आ गया है तो उसे प्रोटेक्ट करेगा। वो वॉशरूम की तरफ जाता है और चिल्लाता है पैंथियन। तुरंत उसकी सोल पैंथियन में खींच ली जाती है। वहां पहुंचकर वो पूछता है क्या सिस्टम इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस को फास्ट कर सकता है। सिस्टम हाँ में जवाब देता है और उसे रैंडम क्वेस्ट्स के लिए डिफिकल्टी लेवल चूज करने देता है। अपने डीमन लॉर्ड स्टेटस को याद करते हुए वो सीधा हेल डिफिकल्टी सेलेक्ट कर लेता है, जो सबसे हाईएस्ट और टफेस्ट टीयर है।
जवाब में उसके सामने एक डार्क ऑर्ब मटेरियलाइज हो जाता है। जैसे ही वो टूटता है, जो नज़ारा सामने आता है वो देखकर वो हैरान रह जाता है। उसके सामने खड़ा होता है हेल का एब्सोल्यूट रूलर, एक एग्जैक्ट मिरर इमेज देसोंग की, लेकिन अपनी फुल स्ट्रेंथ में। देसोंग तलवार समन करता है और लड़ाई के एक्साइटमेंट से भर जाता है। बिना वक्त ज़ाये किए उसका रिप्लिका आगे झपटता है और एक फियर्स ओवरहेड अटैक करता है। वीकेंड देसोंग मुश्किल से उस ब्लो को ब्लॉक कर पाता है। प्रेशर महसूस करते हुए रेप्लिका लगातार हर एंगल से अटैक करते रहता है, देसोंग के डिफेंस में वीकनेस ढूंढने के लिए। अपने डोपलगैंगर की शेयर पावर से दबकर वो समझ जाता है कि जितनी देर ये फाइट चलेगी उतना ही उसके खिलाफ जाएगी। अचानक रेप्लिका एक ओपनिंग पकड़ लेता है और देसोंग की तरफ हाथ घुमा देता है, उसे ये अरीना में दूर तक उड़ा देता है। भारी सांस लेते हुए देसोंग बोलता है कि ये रेप्लिका अब असली जैसा लग रहा है। फिर भी उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आती है, जैसे उसके पास कोई ट्रिक हो। फ्लो बदलने के लिए वो अपनी स्किल एक्टिवेट करता है, ब्लड न्यूट्रलाइजेशन, जो उसे अपने डबल के अटैक से इम्यून बना देता है। तलवार से काटने पर भी उसे कुछ महसूस नहीं होता और वो मोमेंटम पलट कर रेप्लिका का चेहरा जमीन पर दे मारता है। लेकिन ये एडवांटेज ज्यादा देर नहीं टिकता। हैरानी से वो देखता है कि रेप्लिका इतनी आसानी से हारने वाला नहीं है, वो भी वही स्किल रखता है। लड़ाई दोबारा इंटेंस हो जाती है और जल्दी ही देसोंग तलवार से घायल हो जाता है। दर्द उसे स्टेक्स याद दिलाता है। इसी दौरान एक क्लीनिंग लेडी वॉशरूम की तरफ आती है। अंदर से कोई रिस्पांस ना मिलने पर वो दरवाजा खोलने को होती है। जैसे ही वो हैंडल पकड़ने वाली होती है, उसे अचानक अर्जेंट बेसिस पे 3rd फ्लोर पर बुलाया जाता है। वापस पैंथियन में देसोंग खुद को कॉर्नर्ड महसूस करता है। हारने का बोझ उसे दबाने लगता है और वो समझ जाता है कि अगर अब हार गया तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। डिस्प्रेशन में वो टाइट पलटने का तरीका ढूंढता है, चाहे उसके लिए लकी क्यों ना हो। वो जल्दी से अपनी इन्वेंट्री खोलता है और एक न्यूट्रिशनल टॉनिक निकालता है, जो क्वेस्ट कंप्लीट करने पर मिला था। इस पोशन में 20% स्टैमिना वापस लाने की ताकत होती है। ये समझकर कि 5 बॉटल्स उसे 100% तक रीफिल कर सकते हैं, उसे एक छोटी सी उम्मीद मिलती है। लड़ाई के बीच में वो रिस्क लेता है और एक बॉटल पी जाता है। रिजुविनेटिंग इफेक्ट उसके बॉडी में तुरंत दौड़ जाता है। अपने फेक डबल को इंटरप्ट करने पर भी हमारा हीरो बिना डरे सीधा मुक्का चला देता है। अपने लो हेल्थ को इग्नोर करते हुए एक ही पंच में अपने डबल को उड़ाने के बाद उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। बिना वक्त ज़ाये किए 2 टॉनिक्स और निकालकर दोनों बॉटल्स एक साथ पी जाता है। उसका डबल हालांकि इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता और एक विशियस राउंड हाउस किक से उसे लगभग पकड़ ही लेता है। स्किलफुली अटैक डॉज करते हुए वो तीसरा टॉनिक पी लेता है। उन्हें रुकने का मौका नहीं मिलता और दोनों इतनी तेज स्पीड से एक दूसरे पर वार करते हैं कि आंख फॉलो भी नहीं कर पाती। इसी बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट चौथा टॉनिक भी फिनिश कर लेता है, लेकिन उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है क्योंकि इतना रिकवर करने के बाद भी वो अपने डोपलगैंगर को हरा नहीं पा रहा, जो बिना टाइम वेस्ट किए उसे चोक होल्ड में जकड़ लेता है। उसके चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कान फैल जाती है जब उसकी ब्लेड हमारे डीमन किंग की तरफ बढ़ती है। आखिरी ऑप्शन के लूप में हमारा बंदा एक 200 IQ प्लान एग्जीक्यूट करता है, जो पूरा गेम ही पलट देता है। उसके डबल की श्रेडेड एब्स ओरिजिनल की ब्लेड से छेद दिए जाते हैं और वो हैरान रह जाता है जब उसका अपना वेपन गायब होकर देसोंग की इन्वेंट्री में चला जाता है। एक चीकी सी स्माइल के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने पहले की ओवर कॉन्फिडेंट डॉपलगैंगर पर हंसता है। उसे घुटनों पर गिरते हुए देखकर वो लास्ट सेकंड की विक्ट्री का मजा लेता है, जो उसके गैम्बल ने दिलाई। हेल डिफिकल्टी क्वेस्ट कंप्लीट होते ही एक ब्लेजिंग ब्लू विंडो डिक्लेयर करती है कि यूजर ने 100% इम्प्लीमेंटेशन रेट अचीव कर लिया है और उसका बॉडी अब अपनी पीक पर रिस्टोर हो चुका है। बोनस में उसे अर्थ पर हेल्थ सिस्टम यूज करने की एबिलिटी भी मिल जाती है। अचानक उसके हॉस्पिटल के कपड़े फट जाते हैं। उसके बैटल स्कार्ड बॉडी को देखते ही यादों का तूफान लौट आता है। हमारे डीमन किंग को हर वो दर्द याद दिलाता है जो इसे यहाँ तक लेकर आया। एक अजीब सा डेजा वो महसूस होता है। फिर भी जब देसोंग सिस्टम को अर्थ पर वापस भेजने का ऑर्डर देता है तो एक पैनल आता है जो पूछता है क्या वो अनरेड मैसेजेस देखना चाहता है। यस सिलेक्ट करते ही मैसेजेस उसे मोनार्क बनने पर कंग्रेचुलेट करते हैं। समझाया जाता है कि मोनार्क के चले जाने के बाद हेवनली बीइंग्स ने हेल का कंट्रोल ले लिया और डीमंस वहां फंस गए। इम्प्लीकेशन समझकर हमारा प्रोटैगनिस्ट उस हेल पर हंसता है जिसने उसकी जिंदगी के 80 साल छीन लिए। अब उसी जगह को उसकी मदद चाहिए। ये सोचकर वो चीकी ग्रीन के साथ हेल के मोनार्क की तरह अपने सब्जेक्ट्स को मिडिल फिंगर दिखाकर उन्हें गाली देता है और बदले की संतुष्टि में सिस्टम को ऑर्डर देता है कि उसे पैंथियन से बाहर निकाले। हेल के मॉन्स्टर्स को शॉक में छोड़ते हुए जो समझ जाते हैं कि उनका फेट सील हो चुका है। वापस हॉस्पिटल में हमारा बंदा कैजुअली एक हाथ से इनसेन वर्टिकल पुशअप्स कर रहा होता है जब उसकी माँ और डॉक्टर उसे चुपचाप हैरानी से देख रहे होते हैं। शर्लॉक होम्स लेवल डिडक्शन स्किल्स लगाते हुए डॉक्टर कंक्लूड करता है कि देसोंग जाग चुका है, लेकिन उसकी माँ अभी भी अपने बेटे के अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन पर यकीन नहीं करता थी। डॉक्टर के तसल्ली देने के बाद भी वो दासी से पूछती हैं कि ये सब कैसे हो सकता है। आखिर डॉक्टर सजेस्ट करता है कि वो अवेकेंड है। अवेकनर एसोसिएशन विजिट करे जो उसका बेटा सुन लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी माँ के साथ टैक्सी में होता है। डॉक्टर से हुई बात याद करते हुए वो सोचता है कि उसकी मॉम उसके क्या छुपा रही है। इस कंफ्यूजन में वो विंडो के बाहर देखते हुए सोचता है कि जब वो कोमा में था तब अर्थ पर क्या क्या हुआ।
हर तरफ बदलाव महसूस होता है। घर पहुंचने पर उसकी मॉम कहती हैं वो जल्दी वापस आएंगी और निकल जाती हैं। घर में एंटर करते ही वो हैरान हो जाता है जब एक कॉटन कैंडी हेयर वाली लड़की ड्रॉअर से पैसे निकाल रही होती है। वो अपना दिमाग जोर से लगाता है याद करने के लिए कि ये मिस्टीरियस लड़की कौन हो सकती है। तभी उसकी माँ दौड़ते हुए आती हैं और ऑकवर्ड साइलेंस तोड़ देती हैं। वो बताती हैं कि ये हांजी स्यू है, उसकी बहन। ये बात समझते ही उसे एहसास होता है कि जिसे वो पहचान नहीं पा रहा था वो उसकी अपनी सिबलिंग है। अपनी ब्रैटी बेटी को फिर से पैसे लेते देखकर उनकी मॉम इरिटेट हो जाती हैं। जी से उसे इग्नोर करती है और निकलने लगती है। इधर हमारा बड़ा भाई अभी भी शौक में होता है कि वो अपनी ही बहन को पहचान नहीं पाया। जब वो उसके पास से गुजरती है तो वो कड़वाहट के साथ उसे याद दिलाती है कि पिछले 10 साल उसकी माँ और उसके लिए हेल जैसे रहा है। डी सॉन्ग उदासी से नीचे देखने लगता है। उसे अफसोस होता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाया। जैसे ही वो निकलने लगती है उनकी मॉम पूछती हैं, कम से कम बता तो जा, कहाँ जा रही है। तभी एक बेज आवाज सबका ध्यान खींच लेती है। डेट कलेक्टर्स फिर से आ गए होते हैं। वो धमकी देते हैं कि 3 तक गिनती में दरवाजा नहीं खोला तो तोड़ देंगे। सब चुप हो जाते हैं, लेकिन हमारा लड़का गुस्से से जल रहा होता है, बदले के लिए तैयार। बाहर वेट करते करते तंग आकर सिल्वर सूट वाला आदमी दरवाजा लात मारकर किक करता है। माँ अपनी बेटी से अंदर आने को कहती है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरती। सिल्वर सूट अपने साथी ठग से पूछता है कि दरवाजा तोड़ दें। उनके सरप्राइज के लिए जीसू बाहर आकर कंप्लेन करती है कि वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो रहे हैं। कुछ पल के लिए स्पीचलेस होकर सिल्वर सूट समझ जाता है कि ये बेटी ही है। मौका पकड़कर वो गुस्से में घर के अंदर घुस जाता है, जबकि उसका अगली लेजरस पार्टनर जीसू को घूरता रहता है। उनकी मॉम कांपते हुए अपने पर्स से पैसा निकालकर बार बार माफी मांगती हैं, लेकिन अगले ही पल पैसे हवा में उड़ जाते हैं जब सिल्वर सूट छोटी सी अमाउंट देखकर गुस्से में उसे जोर से थप्पड़ मारता है। कमजोर औरत जमीन पर गिर जाती है। अपनी माँ को यूं ट्रीट होते देखकर हमारा हीरो गुस्से से भरकर एक ही पंच में सिल्वर सूट को हवा में उड़ा देता है। मोटा और अगली ठग समझ ही नहीं पाता क्या हो रहा है, जबकि पहले आरोजन सिल्वर सूट अब अपने डैडी को रोककर कंप्लेन कर रहा होता है। ठग शौक में खड़ा रह जाता है जब हमारा डीमन किंग दोनों का शुक्रिया करता है कि वो सीधा उसके पास आ गए। छोटी सी टॉन्ट के बाद वो ठग को जबड़े से पकड़ लेता है और अपनी माँ के लिए उसे अच्छी तरह पीटने की तैयारी करता है। वो उसके चेहरे पर थप्पड़ मारता है, ना 5 ना 10 बल्कि 100 बार, जब तक वो ब्रूट डेट में गिर नहीं जाता। पिटा हुआ और खून से भीगा ठग एक वुडन चेयर देख लेता है। आखिरी कोशिश में वो इसे पकड़कर हमारे लड़के पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन टोटल बैडएस की तरह हमारा बंदा सीधा चेयर के आर पार पंच मार देता है। ठग को दीवार से टकराकर उसके पार्टनर के पास गिरा देता है। घबराकर सिल्वर सूट वाला आदमी डैगर निकालता है और हमारे लड़के का मजाक उड़ाता है। बिना डरे हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी कलाई पकड़कर क्ले की तरह मोड़ देता है, अपनी माँ पर हाथ उठाने का बदला लेते हुए। आदमी दर्द से चीखने लगता है, अपने बेकार हो चुके हाथ को पकड़कर। अगली फैट ठग उसे वार्न करता है कि वो बच नहीं पाएगा। इन दोनों से भी ज्यादा सैवेज हमारा डीमन किंग एक सिंपल सोल्यूशन बताता है, कोई गवाह ना छोड़ो। जैसे ही वो ठग को खत्म करने वाला होता है, अपनी माँ की चीख सुनकर जम जाता है। वो उसे रुकने की भीख मांगती हैं और दोनों डेट कलेक्टर्स आंसू में भागते हुए घर से निकल जाते हैं। वो लड़खड़ाते हुए अपनी कार तक पहुंचते हैं और शौक में बात करते हैं कि एक हॉस्पिटलाइज्ड लड़का 10 साल कोमा में रहने के बाद इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। अपनी जॉब फेल होने के डर से सिल्वर सूट वाला घबरा कर पूछता है, अब क्या करें। जख्मों को संभालते हुए मोटा आदमी बात बदलने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्वर सूट उसे रोक देता है क्योंकि उसने अभी अभी डी सॉन्ग की बहन को देख लिया है। वापस घर पहुंचने पर मॉम बताती हैं जब वो गिरा था तो उसे घर और स्टोर बेचना पड़ा। वो आगे बताती हैं कि जब सेविंग्स खत्म हो गई तो उसे 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशन से लोन लेना पड़ा। ओरिजिनल अमाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़कर इतना हो गया कि वो चुकाना नामुमकिन सा हो गया। जीसू के बारे में जानने पर हमारा प्रोटैगनिस्ट समझता है कि उसे स्कूल छोड़कर रेस्टोरेंट में काम करना पड़ा ताकि कर्ज चुका सके। आंखों में आंसू लेकर उसकी मॉम बताती हैं कि जीसू दिन रात मेहनत करती रही सिर्फ उसे सपोर्ट करने के लिए। डी सॉन्ग अपने दांत भींच लेता है और अफसोस करता है कि उसे स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए था। उसकी मॉम फिर बताती हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी जीसू उतना नहीं कमा पा रही थी और पिछले कुछ महीनों से वो किसी अनजान जगह जा रही है। अपने परिवार को यूं तकलीफ में देखकर हमारा लड़का चाहता है कि काश उसे मरने दिया होता, लेकिन उसकी माँ प्यार से उसे तसल्ली देती है। गंभीर खामोशी को एक फ़ोन कॉल तोड़ देता है। जैसे ही पता चलता है कि डेट कलेक्टर का कॉल है, हमारा लड़का कहता है फ़ोन दे दो। फ्रस्ट्रेशन में वो उनका मजाक उड़ाता है, लेकिन बुरी खबर सुनते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है उसकी बहन पर जो बंधी हुई और डक टेप में है। अगली ठग कॉल पर बात करते हुए उसका सिर पकड़े हुए रहता है और धमकी देता है कि 24 घंटे में 100 मिलियन ला, वरना उसकी बहन ठीक नहीं रहेगी। गुस्से में हमारा लड़का फ़ोन कसकर पकड़ लेता है। जब मॉम पूछती है क्या हुआ तो वो बस इतना कहता है कि थोड़ी देर में वापस आऊँगा। उसकी माँ उसे किसी को हर्ट या किल ना
करने की वार्निंग देती है। कहती हैं अगर ऐसा किया तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन मोनार्क जानता है कि उन्हें मारने से कुछ सॉल्व नहीं होगा, हेल की तरह नहीं। जैसे ही वो हेल शब्द बोलता है, एक फायरी पैनल अपीयर होता है। अपनी माँ को तसल्ली देते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट एक बेसिक स्किल लेने का ऑफर एक्सेप्ट करता है। 4 ऑप्शंस मिलते हैं। वो सोचता है कौन सा बेस्ट होगा, लेकिन आखिर में कंक्लूड करता है कि कोई भी खास नहीं। इस दौरान गैंगस्टर्स उसकी लोती हुई बहन को ले जा रहे होते हैं। एलिवेटर में चढ़ते वक्त अगली ठग उसे याद दिलाता है कि वो एक होस्टेज है। अचानक स्पार्क्स निकलते हैं और लाइट्स बंद हो जाती हैं। एलिवेटर रुक जाता है। अपने पैर के पास स्पार्क्स देखकर मोटा आदमी घबरा जाता है जब हमारा प्रोटैगनिस्ट मैजिक की तरह वहां अपीयर हो जाता है। वो सरकास्टिकली कहता है कि वो पैसे देने आया है। पता चलता है हमारे हीरो ने शैडो रेड स्किल चुनी थी, जो टारगेट का ब्लड मिलने पर उसकी शेप लेने वाली रेड समन कर सकती है। अब जबकि उसने टारगेट लोकेट कर लिया है तो रेड सिल्वर सूट वाले का सिर मेटालिक वॉल से दे मारता है। इधर अगली आदमी पैनिक कर जाता है ये समझकर कि डी सॉन्ग शुरू से हिडन अवेकनर है। उसकी बहन भी शॉक में आ जाती है, लेकिन रेत अनजान बनकर एक्ट करता है। जैसे ही एलिवेटर के डोर्स खुलते हैं, मोटा आदमी बाहर लड़खड़ाते हुए निकलकर गैंग मेंबर्स को बताता है कि एक अवेकनर घुस आया है। लेकिन वो और बोल पाता उससे पहले उसकी गर्दन पर एक तेज स्ट्राइक पड़ती है और वो जोर की आवाज के साथ गिर जाता है। अपने एरिया में इंसल्ट होने पर गैंगस्टर्स अपने वेपन्स निकाल लेते हैं। रेत उनका खौफनाक स्वागत करता है और पहला बंदा अटैक करने आता है, लेकिन तुरंत उसके पीछे टेलीपोर्ट होकर एक किक से बेहोश कर दिया जाता है। इस तरह इलेक्ट्रिक डी सॉन्ग पूरे मॉब में तबाही मचा देता है। आखिर में सिर्फ एक बंदा बचता है। वो जीसू के पास जाकर चेक करता है कि वो ठीक है। वो जल्दी से उसकी रस्सी और टेप हटा देता है और उसे घर जाने को कहता है, लेकिन वो अपने प्यारे भाई के लिए चिंता जताती है। एक ठंडी ऑरा के साथ वो उसे यकीन दिलाता है कि अपना काम खत्म करने के बाद वो उससे मिलने आएगा। तो जैसे ही एलिवेटर का डोर उस पर बंद होता है, रेत एक और पिटाई के लिए तैयार हो जाता है। दर्द भरी कराहे कॉरिडोर में गूंजने लगती हैं, जहां सिर्फ बेहोश पड़े हुए बॉडीज दिखते हैं। लगता है हमारा हीरो सीढ़ियां चढ़ते हुए एक एक फ्लोर क्लियर करता जा रहा है। जैसे ही वो एक और ग्रुप के पास पहुंचता है जो आराम से स्मोक एंजॉय कर रहे होते हैं, वो मजाक में बोलता है कि सब इतने वीक हैं कि चैलेंज ना मिलना ही उसे फ्रस्ट्रेट कर रहा है। इंसल्ट से चिढ़कर पहले के सब गैंगस्टर्स की तरह ये भी पूरी तरह तबाह कर दिए जाते हैं। उनमें से एक अपने बॉस को कॉल करता है। एक आदमी जिसके पूरे जायंट मसल्स पर टैटूज फैले हुए हैं, वो फोन उठाता है और अपने आदमी को डांटता है। याद दिलाता है कि जब वो सोना में रिलैक्स कर रहा हो तो कभी कॉल ना करें। लेकिन घबराए हुए गैंगस्टर्स इंसिस्ट करते हैं कि वो जल्दी आएं। उसे बुलाया जाना बॉस को और गुस्सा दिलाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने अंडरलिंग को पिटते हुए सुनता है, उसे समझ आ जाता है कि कुछ गलत हो रहा है। अपनी सीट से उठकर वो गुस्से में अपनी जायंट फिस्ट कस लेता है और फ्रस्ट्रेशन में फोन तोड़ देता है। इधर गैंग के हेडक्वार्टर्स में जमीन पर खून से भरी बॉडीज पड़ी होती हैं। शैडो रेत एक और मेंबर के पास जाता है जो भीख मांगता है कि उसे भी वही फेट ना मिले, लेकिन अचानक एक दीवार फटकर हो जाती है। हैरान इलेक्ट्रिक डी सॉन्ग मुड़कर देखता है तो एक जायंट आदमी उसका चेहरा पकड़कर सीधा उसका सेट जमीन में दे मारता है। बॉस गुस्से में डोंके किए गए मैस पर चिल्लाता है। इस दौरान हमारा हीरो सोचता है कि उसकी माँ और बहन उसकी पावर से ज्यादा हैरान भी नहीं हुई। ये समझकर कि उसके जैसे और लोग भी मौजूद हैं, उसकी शैडो रेड पावर्स उसे सेफली रिट्रीट करने देती हैं। बॉस हैरान हो जाता है जब वही बंदा उसके सामने खड़ा अपने कपड़े झाड़ता हुआ दिखाई देता है जिसने अकेले ही इतना केओस किया था। शैडो रेड पूछता है क्या बॉस भी एक अवेकनर है। बॉस गर्व से मुस्कुराता है और वादा करता है कि वो हमारे लड़के को हेल्प भेजेगा। ये जाना पहचाना शब्द सुनते ही हमारा हीरो उस मस्कुलर मॉन्स्टर की तरफ आंखें तीखी कर लेता है जिसके कपड़े उसके फिजिकल एनहांसमेंट से फट जाते हैं। हमेशा की तरह उसके साइज की परवाह किए बिना हमारा हीरो सीधा बॉस के चेहरे पर पंच मार देता है और उस जायंट वीकलिंग का मजाक उड़ाता है। दीवार में धंसा हुआ बॉस कहता है कि वो इतनी आसानी से हारा नहीं और गुस्से में उठकर काउंटर अटैक करता है, लेकिन तुरंत उसके चिजल चेहरे पर एक किक पड़ती है और वो फिर दब जाता है। लगातार किक्स की बारिश के साथ हमारा बंदा उसे पीटते हुए समझाता है कि असली हेल क्या होता है और कितनी मिजरी देता है। इस बीच जायंट आरडी बस बचने के बारे में सोचता है और टाइम आउट मांगता है। अपनी टूटी हुई हिम्मत के साथ वो पैसे और जो कुछ भी उसके पास है सब देने की ऑफर करता है अपनी बेकार सी जिंदगी बचाने के बदले। पैसे की बात सुनते ही हमारे लड़के की इंटरेस्ट जाग जाती है। वो बॉस से गैंग के सेफ के बारे में पूछता है। प्रोटैगनिस्ट को क्लोजेट में रखे सेफ की तरफ पॉइंट करके बॉस रोते हुए छोटी लड़की की तरह भाग जाता है और पार्किंग में अपनी व्हाइट कार तक पहुंचता है। खुद को सेफ समझकर वो बकबकाता है कि वो हमारे लड़के का शिकार करेगा, लेकिन उसका दुश्मन पीछे से आकर धीरे से कहता है कि वो सेफ का पासवर्ड पूछना भूल गया। बॉस डर से पागल होने लगता है। तब भी शैडो रेत उसे आखिरी बार टॉर्मेंट करता है। कहता है कि वो उसे कभी भी कहीं भी मिल सकता है। बाद में एक पोर्टल से जादुई तरीके से पैसे गिरते हैं जो टोटल 5-6 मिलियन से ज्यादा होते हैं। हमारा हीरो लालची गॉब्लिन की तरह मुस्कुराता है। सोचता है इन पैसों से कितनी चीजें और अपार्टमेंट्स खरीदे जा सकते हैं। वो एक मॉल में जाता है और एक नया लॉन्च हुआ फोल्डिंग फोन देखकर अट्रैक्ट हो जाता है।
शॉपकीपर बताता है कि उसकी प्राइस 2.99 मिलियन है। क्यूरियोसिटी से वो एक और मॉडल चेक करता है जो सैमसंग Z Flip जैसा लगता है। शॉपकीपर परचेज आसान करने के लिए इंस्टॉलमेंट प्लान सजेस्ट करता है, लेकिन डायसन बिना सोचे समझे 5 मिलियन काउंटर पे पटक देता है और दोनों मॉडल सीधा खरीद लेता है। शॉपकीपर थोड़ी शक भरी नजर से पैसे ले लेता है, जैसे उसने किसी को ठगा हो या ज्यादा चार्ज किया हो। हमारा डेविल घर आता है और कैजुअली अपनी शॉपिंग रख देता है। जब उसकी माँ उसे खाने के लिए बुलाती है, वो कहता है उसे बाहर जाना है। वो पूछ भी नहीं पाती कि कहाँ जा रहा है कि वो गायब हो जाता है। असल में उसके दोस्त ने डिनर के लिए रेस्टोरेंट बुलाया होता है। चन हो उसके ट्रांसफॉर्मेशन से विजिबली हैरान हो जाता है, क्योंकि कुछ ही दिन में उसका फिजिक बहुत बदल चुका है। दोनों ड्रिंक शेयर करते हुए खाना शुरू करते हैं। चन हो बात छेड़ता है और डायसिंग से उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछता है। याद दिलाता है कि अब वो केयरफ्री स्कूल किड्स नहीं रहे। लेकिन डायसंग बात को मोड़ देता है और पूछता है 500 मिलियन में कितने अपार्टमेंट्स खरीदे जा सकते हैं। चन हो थोड़ा सरप्राइज होकर पूछता है, क्या सोंग के पास सच में इतना पैसा है? फिर तुरंत इन्फ्लेशन की बात करने लगता है। वो बताता है कि इतनी अमाउंट बस सिटी के बाहर एक छोटे अपार्टमेंट की लीज के लिए ही मुश्किल से काफी होगी। ये सुनकर D1 लॉर्ड परेशान हो जाता है और घबरा कर पूछता है, सिटी में प्लेस खरीदने के लिए कितना चाहिए? चनो बताता है कम से कम 2 बिलियन। फिर उसे रिलैक्स करने को कहता है। याद दिलाता है कि जब से वो कोमा में गया था तब से दुनिया बहुत बदल गई है। बात को आगे बढ़ाते हुए चन्हो सीधा पूछ लेता है, क्या डायसंग अवेकनर है? डायसंग जवाब देता है कि ये कंफर्म करने से पहले उसे समझना होगा कि अवेकनर का मतलब क्या है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते वक्त चन्हो सब समझाता है। वो बिल्कुल शुरू से बताता है कि डायसन की कोमा में जाने के थोड़े टाइम बाद ही मिस्टीरियस पोर्टल्स, जिसे गेट्स कहा गया, हर जगह अपीयर होने लगे। शुरू में उन्हें छोटा थ्रेट समझा गया और कंट्रोल में रखा गया, लेकिन बाद में सब बदल गया जब मॉन्स्टर्स गेट से निकलकर औत पर फैलने लगे, जिसे गेट फ्रैक्चर कहा गया। इन मॉन्स्टर्स ने तबाही मचा दी और किसी को नहीं बख्शा। इंसानों ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन जल्दी पता चला कि उनके मैनमेड वेपन्स एंड क्रीचर्स पर बिल्कुल काम नहीं करते। डायसिंग क्यूरियोसिटी में पूछता है, क्या गन्स या कैनन्स भी उन्हें हर्ट नहीं कर सकते? चान्हो कंफर्म करता है कि नॉर्मल वेपन्स बिल्कुल बेकार थे। वो आगे बताता है कि वक्त के साथ एक नया वेपन डिस्कवर हुआ, स्पेशल ऑरा वेपन्स, जो मॉन्स्टर्स की बाय प्रोडक्ट से बने थे और उन पर इफेक्टिव थे। जो लोग इन्हें यूज कर सकते थे उन्हें अवेकनर कहा गया। वो हीरोज जिन्होंने ह्यूमैनिटी के नियर एक्सटेंशन के वक्त फ्रंट पर खड़े रहे। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन बिल्कुल सच साबित हुआ जब मैनकाइंड ने सर्वाइव करने के लिए अडाप्ट किया। इंप्रेस करने के लिए डेमन लॉर्ड अपना कटिंग एज फोल्डेबल फोन निकालकर चन्हो को दिखाता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है जब पता चलता है कि ऐसे फोन्स अब फ्री में दिए जा रहे हैं। उसे समझ आता है कि वो ठग लिया गया है। शर्मिंदगी में वो चुप हो जाता है, अपने दोस्त को नहीं बताता कि उसने कितने पैसे दिए। चन्हो बात को वापस अवेकनेस पर ले आता है और बताता है कि चाहे ऑरा वेपन ना भी यूज करें, इंसान ऑरा से अपनी बॉडी को स्ट्रांग बना सकता है। वो ये भी कहता है कि उसने सिर्फ डायसन का इंप्रूव फिजिक ही नहीं, बल्कि ये भी सुना है कि उसने एक नोटोरियस थग ग्रुप को डरा दिया। डायसन हल्का ब्लफ करते हुए चन्हो से पूछता है, अगर वो अवेकनर ना होता तो क्या चन्हो से पैसे देता और ऐसे ही बिहेव करता? अपनी दोस्ती का फायदा उठाने की नीयत सटली दिखाते हुए चन्हो का गुस्सा बड़ा उठता है, लेकिन उनका झगड़ा बढ़ने से पहले ही उनके ऊपर अचानक एक गेट फ्रैक्चर हो जाता है और मॉन्स्टर्स उनके बीच गिरने लगते हैं। मॉन्स्टर्स अपने वुडन वेपन जमीन पर पटकते हैं और जमीन भूकंप की तरह कांपने लगती है। उनकी पावर से आसपास के लोग डर से कांपने लगते हैं। डायसंग इन मॉन्स्टर्स को पहचान नहीं पाता। ये उन मॉन्स्टर्स से अलग लगते हैं जो उसने हिल में देखे थे। बिना टाइम वेस्ट किए डायसंग अपना पैर जमीन पर पटकता है, रोड का एक टुकड़ा तोड़कर मॉन्स्टर्स की तरफ फेंकता है, लेकिन डेब्रिस लगने से पहले एक चमकती शील्ड अपीयर होकर अटैक रोक देता है। चन्हो जल्दी से याद दिलाता है कि ऐसे वेपन्स इन क्रीचर्स पर काम नहीं करते। जैसे ही एक मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ता है, चन्हो आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है सब खत्म हो गया है, लेकिन खून छिटकने की आवाज सुनकर वो आंखें खोलता है और देखता है मॉन्स्टर का सर कटा हुआ है और डायसंग सीधा खड़ा है। उसने सिर्फ अपनी रॉ स्ट्रेंथ से साबित कर दिया कि बेयर हैंड से भी इन्हें मारा जा सकता है। चन्हो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता जब वो डायसन को आराम से पूरे ग्रुप के मॉन्स्टर्स को गिराते देखता है, तो सोचने लगता है शायद उसका दोस्त B क्लास तक अवेकन हो गया है, लेकिन तुरंत समझ जाता है कि अब सोचने का वक्त नहीं। वो लोगों की सेफ्टी पर फोकस करता है। पैनिक में भरे लोगों को वो जोर से आवाज देकर फॉलो करने को कहता है। अश्योर करता है कि सीवर सिस्टम से सेफ जगह ले जा सकता है। जैसे ही लोग रिएक्ट करने लगते हैं, वो खुद को मॉन्स्टर्स से घिरते हुए पाते हैं। एक छोटी लड़की डर के मारे रो पड़ती है और जैसे ही उस पर अटैक होने वाला होता है, चन्हो तुरंत कूदकर उसकी जान बचा लेता है। मौका देकर डायसंग आगे बढ़कर मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। स्मोकिंग करते हुए चन्हो का मजाक उड़ाता है कि वो उसके रास्ते में आ गया और उसे कहीं छुपने को कहता है। याद दिलाता है कि वो अभी भी ओपन में एक्सपोज्ड है। लीड लेते हुए चन्हो जल्दी से लोगों को सेफ जगह इवैक्यूएट करने लगता है। इस दौरान एक यंग ब्लॉगर मौका देखकर लाइव स्ट्रीम शुरू कर देता है, जहां डायसंग अकेला मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। पब्लिक लाइव स्ट्रीम देखकर उसकी ब्रेवरी के लिए चीयर करने लगती है। अचानक ब्लॉगर चीख कर डायसन को पीछे देखने को कहता है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। डीमन लॉर्ड को
एक मॉन्स्टर सीधा गाड़ी से टकरा देता है और इम्पैक्ट का झटका पूरे कियोस्क में गूंजता है। ब्लॉगर जब मुस्कुराता हुआ हंस रहा होता है, बस अपने कंटेंट और व्यूज पर फोकस रखता है, ये जानते हुए कि एक हीरो को पटकता हुआ दिखाना जबरदस्त फुटेज बनेगा जो पक्का टेंशन खींचेगा। इस बीच भीड़ सीवर में घुसकर बच निकलती है। चन्हो छोटी लड़की को उसकी मां से मिलवाता है, जो उसे जोर से गले लगाकर आंसुओं के साथ माफी मांगती है कि वो अलग हो गई थी। एक आदमी चन्हो से पूछता है क्या वो वापस जाएगा, और वो दो हिस्सों में बट जाता है। उसे समझ नहीं आता क्या करे, क्योंकि उसका दोस्त अभी भी वहां मॉन्स्टर से लड़ रहा है। सीन वापस डायसंग पर आता है, जो मॉन्स्टर से घिरा हुआ होता है। उनमें से एक स्मोक के साथ अटैक करने को तैयार होता है और ब्लॉगर बच्चा आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है हीरो खत्म हो गया है, लेकिन ब्लॉगर्स और मॉन्स्टर्स दोनों की हैरानी के लिए डायसंग फुर्ती से अटैक डॉज कर लेता है। वो मॉन्स्टर से कहता है कि उसने अनजाने में उसकी छोटी सी माना वापस लौटा दी, इसके लिए धन्यवाद, और बदले में उसे एक पेनलेस डेथ ऑफर करता है। उसकी आवाज शांत और अथॉरिटी से भरी होती है। डीमन लॉर्ड बिना रहम के मॉन्स्टर से लड़ता है और प्रिसीजन के साथ उन्हें खत्म करता है। इस दौरान लाइव स्ट्रीम की व्यूअर्स कमेंट्स भर देते हैं पोर इमेज क्वालिटी की कंप्लेंट करते हुए, और ब्लॉगर को और पास जाने को कहते हैं। व्यूअर्स में से एक स्लेयर नाम का बंदा 5 मिलियन डोनेट करता है और प्रॉमिस करता है अगर डायसंग को क्लियर शॉट में कैप्चर किया तो और 5 मिलियन डोनेट करेगा। एक्साइटमेंट बढ़ने लगती है। स्टेक्स ब्लॉगर और हीरोइक डीमन लॉर्ड दोनों के लिए ऊपर चढ़ जाते हैं। 5 मिलियन की डोनेशन सुनकर ब्लॉगर की रीढ़ की हड्डी में ठंड सी दौड़ जाती है। उसे एक्साइटमेंट होती है, लेकिन उसकी कावर्डिस उसे एक्शन के पास नहीं जाने देती। एक और व्यूअर एक्स्ट्रा मनी ऑफर करता है क्लियर पिक्चर के लिए, और ब्लॉगर का ईमेल मांगता है। स्पॉन्सरशिप नोटिफिकेशंस की बारिश से ब्लॉगर एक्साइटमेंट और एंजाइटी में उलझ जाता है। फ्रेम की चाहत और सामने खतरे के डर के बीच फंसा हुआ वो एक और 20 मिलियन की डोनेशन देखता है, जहां एक व्यूअर हीरो के बारे में डिटेल्ड इन्फो मांगता है और पैसे देने का वादा करता है। सीन शिफ्ट होता है कुछ लाइव स्ट्रीम व्यूअर्स के पास, जो डायसंग पर बिडिंग वॉर कर रहे होते हैं। ये लोग क्लियरली हॉटशॉट क्लैन लीडर्स होते हैं, जो डायसन को अमेजिंग और इंप्रेसिवली स्ट्रॉन्ग दोनों समझ रहे होते हैं। उनकी इंटरेस्ट डायसन में बढ़ रही होती है जब वो उसकी पावर देखकर सोचने लगते हैं कि कैसे उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर डायसन इतने मॉन्स्टर्स गिरा चुका होता है कि जो बचे हैं वो उससे डरने लगते हैं, लेकिन एक क्रीचर जो शायद उनका लीडर है अपने ही मिनियन को मार देता है और बिना डर के डायसंग से लड़ने को तैयार हो जाता है। इस दौरान ब्लॉगर की पैसे की वो कितनी बढ़ चुकी होती है कि वो इस वंस इन अ लाइफ टाइम चांस के लिए रिस्क लेने को तैयार हो जाता है। जैसे ही वो हिम्मत जोड़कर पास जाने लगता है, चन्हो अचानक उसके पीछे आकर उसे डरा देता है और पूछता है अब तक इवैक्यूएट क्यों नहीं किया। अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर से ब्लॉगर का फोन हाथ से गिर जाता है और व्यूअर्स कमेंट्स में उसे लूजर और चिकन कहकर गाली देते हैं। चन्हो उसे खींचकर एक बिल्डिंग की तरफ ले जाता है, लेकिन बच्चा पैसे और व्यूज के चक्कर में रेजिस्ट करता है। जब उसे जबरदस्ती खींचा जा रहा होता है तो एक मॉन्स्टर आकर उसके फोन पर पैर रखकर उसे कुचल देता है। शॉक में ब्लॉगर बेहोश हो जाता है, लेकिन कोई और नुकसान होने से पहले डायसंग आकर मॉन्स्टर का सर उड़ा देता है। जब बाकी मॉन्स्टर्स भी खत्म हो जाते हैं तो डायसंग चन्हो से पूछता है वो वापस क्यों आया इतने डेंजर में। चन्हो अपनी चिंता बताता है, कहता है वो डायसंग के लिए परेशान हो गया था। जवाब में डायसन कहता है क्या वो 20 मिनट तक वेट कर सकता है, क्योंकि उसे एक जगह जाना है। चन्हो उसे तसल्ली देता है कि क्लैंस जल्द ही पहुंचने वाले हैं। दोस्त की क्लूलेसनेस देखकर डायसंग कहता है बाद में सब बताएगा। वो जल्दी से पैंथियन में एंटर करता है और चन्हो हैरान होकर देखता है कि डायसंग खुद एक गेट खोल रहा है। वो सोचता रह जाता है कि वो खुद गेट कैसे खोल सकता है और उसके साथ आखिरी मुलाकात के बाद क्या हुआ। पैंथियन पहुंचकर हमारा डीमन किंग अपनी बॉडी की हालत पर नाराज होता है। इतनी छोटी सी लड़ाई के बाद भी एक पैनल आता है जो बताता है कि उसकी माना सिर्फ 10% पर है। अपनी इतनी कम माना से खुश न होते हुए वो जल्दी से उसे वापस लाने का तरीका ढूंढता है। उसे पता चलता है कि अपनी स्ट्रेंथ वापस पाने के लिए उसे अपने जर्नल में रिकॉर्ड की गई एक्सपीरियंसेस को दोबारा जीना होगा, जहां रिवॉर्ड्स उन ट्रायल्स के बराबर होंगे जो वो झेलेगा। डेजावू की लहर उस पर छा जाती है जब उसे हेल में सीन रखने वाला जर्नल याद आता है। बिना देर किए वो ट्रायल एक्सेप्ट कर लेता है। तुरंत एक जर्नल उसके सामने अपीयर हो जाता है। बुक से एनर्जी के तेज झोंके निकलते हैं और चैलेंज शुरू हो जाता है। उसकी सफरिंग की यादें उसके दिमाग में वापस भरने लगती हैं। जैसे ही जर्नल अपना कंटेंट रिलीज करता है वो आग पकड़ लेता है और दर्द भरी यादों का कड़वा एहसास छोड़ जाता है। अपनी माना बढ़ाने के लिए हेल का रूलर पेज 16 रिक्रिएट करने का ऑर्डर देता है, जिसमें हेल की 5 दर्दनाक साल लिखे हैं। इस दौरान अर्थ पर चन्हो ब्लॉगर बच्चे को ले जा रहा होता है, जो ऑकवर्डली उस हीरो के बारे में डिटेल्स निकालने की कोशिश करता है। झिझकते भले अंदाज में वो पूछता है वो बैडएस मॉन्स्टर फाइटर कहाँ गया है। चन्हो उसे तिरछी नजर से देखता है और कहता है कोई 20 मिलियन बनना चाहता है। 20 मिलियन सिर्फ उसके दोस्त के फेस की फोटो के लिए क्यों देगा। जवाब से इंप्रेस ना होते हुए बच्चा अनजान बन जाता है, लेकिन उनकी बात एक बहरा कर देने वाली आवाज से रुक जाती है। चन्हो शांत होकर उसे चुपचाप इवैक्यूईज के पास चलने को कहता है। फोन वाइब्रेट होता महसूस कर चन्हो मैसेज पढ़ता है, जहां उसका लीडर बताता है कि वीकेंड होने की वजह से रीइंफोर्समेंट्स लेट होंगे और उसे जल्दी से एस्केप करने को कहता है। परेशान चन्हो बस यही उम्मीद करता है कि उसका डीमन हंटिंग दोस्त जल्दी वापस आ जाए। इस दौरान एक दूसरी डिमेंशन में हमारा हीरो खुद को प्रेडेटर्स के फॉरेस्ट में अपना वक्त दोबारा जीते हुए पाता है। हल्का सा हवा का झोंका गुजरता है, लेकिन आसपास की ईयरी खामोशी उसे बेचैन कर देती है। एक पैनल अपीयर होता है और उसका टास्क अनाउंस करता है।
10 वाइट कोलोसाई को सब्जुगेट करो, जो फॉरेस्ट के डिवाइन बीइंग्स हैं। अनजान डीमन किंग सोचता है उसके दुश्मन कहाँ होंगे। उसे पता नहीं होता कि उसके ऊपर एक मैसिव शैडो मंडरा रही है। रोबोट अपने टारगेट को लॉक करता है, उसकी आंखें खौफनाक लाल रोशनी से चमकती हैं और एक डैजलिंग एनर्जी बीम छोड़ देता है। खतरे को वक्त पर महसूस कर हमारा हीरो मुश्किल से बच जाता है, बस जलने से बचता है। धुंध के बीच हमारा डीमन किंग व्हाइट कोलोसस राइटियस को देख लेता है, एक मशीन जिसका चेहरा शायद किसी को पसंद ना हो। और जब वो इस डिवाइन क्रिएशन को देख ही रहा होता है, उसका हाथ ड्रिल की तरह हवा चीरता हुआ उसकी तरफ आता है। बिना इंप्रेस हुए वो काउंटर अटैक करता है और अपना मुक्का उस मेटल के फेस पर धे मारता है। डीमन किंग के डिस्ट्रक्टिव ब्लो का इंपैक्ट झेलकर वो जायंट रोबोट पीछे लड़खड़ा जाता है। आखिर डेस्परेट मूव में उसकी उंगलियां तीखी ब्लेड्स की तरह फैलकर उसे घेर लेती हैं, लेकिन वो आराम से प्रोजेक्टाइल्स डॉज कर देता है और उसके एब्डोमेन पर एक जबरदस्त पंच मारता है। इस स्ट्राइक की ताकत से वो डिवाइन मशीन ऊपर से नीचे तक फट जाती है और सिर्फ स्क्रैप्स और धुआं छोड़ देती है। जब वो अगले चैलेंजर का इंतजार करता है तो उसकी नजर डेब्री के बीच पड़े एक अजीब रेड कोर पर पड़ती है। इस दौरान अर्थ पर चेनमोवा ब्लॉगर बच्चा रूफटॉप पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें कत्ल की गई बॉडीज का डरावना मंजर दिखाई देता है। डर से जमकर चेनहो एक आदमी को देखता है जो अभी जिंदा है। वो दोनों उसके पास दौड़ते हैं। कांपते होठों से वो आदमी चेनहो को पीछे के खतरे के बारे में वॉर्न करने की कोशिश करता है। कंफ्यूज चेनहो मुड़ता है और अपने सामने एक जायंट गॉब्लिन मॉन्स्टर को देखता है जो बड़ा वुडन क्लब पकड़े खड़ा होता है। ब्लॉगर बच्चा कहता है इंजर्ड आदमी को हिला दे, लेकिन चेनहो कहता है तो अब देर हो चुकी है। वो बच्चे को गलत मूव ना करने को कहता है और बच्चा डर के मारे पीछे देखते ही कांप उठता है। फ्रोजन बच्चे को देख चेनहो कहता है अगर मरना नहीं है तो होश में आओ। जब एक बहरा कर देने वाली गरज के साथ जायंट मॉन्स्टर हवा में कूदकर उन्हें कुचलने को तैयार होता है। तो अब चलते हैं पैंथियन में, जहां हेल का रूलर रेड बॉल को एनालाइज कर रहा होता है। पता चलता है कि डिवाइन मशीन्स खुद को रीबिल्ड कर सकती हैं और हर बार और स्ट्रॉन्गर और अडेप्टेड हो जाती हैं। कई पैनल्स इस इरिटेटिंग फीचर को डिटेल में बताते हैं। जल्दी समझकर हमारा हीरो डैश करता है और कोर पर पंच मारता है, लेकिन जेली की तरह वो अटैक को वापस कर देता है। 3% रेस्टोरेशन पर वो कोर पर वार करता है विजिबल इरिटेशन के साथ। रेत से भरे इस पावरफुल पंच से वो बस कुछ लाल बिजली के स्पार्क्स ही निकाल पाता है। हेल का मोनाक लगातार अटैक करता रहता है, लेकिन कोर की रिकवरी स्मूथली चलते रहती है। लेकिन जैसे ही रेस्टोरेशन 70% के पास पहुंचती है, एरर अलार्म्स बजने लगते हैं और जैसे ही हमारा बंदा फाइनल डिसाइसिव ब्लो देने को होता है, एक लेजर भी उसके पास से निकल जाती है, बस थोड़ा सा मिस करते हुए। वो मुड़कर देखता है और समझ जाता है कि वो पूरे टाइम रोबोट से घिर चुका है। कोलोसाई एक परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड अटैक में हर डायरेक्शन से फायर करते हैं। निंजा जैसी एजिलिटीज से लेजर की बैराज डॉज करते हुए वो समझ जाता है कि वो कितनी खतरनाक सिचुएशन में फंस चुका है। और बुरी बात यह है कि कोर चुपचाप 98% तक पहुंच चुका होता है। फिर भी हेल का रूलर हार मानने को तैयार नहीं। फर तरफ से आ रहे लेजर्स के बीच में घुसकर वो लास्ट सेकंड पर कोर तक पहुंचकर उसे तोड़ देता है। इस अनफेयर मैचअप से फ्रस्ट्रेट होकर हमारा हीरो सोल्यूशन के लिए अपनी यादों में झांकने लगता है, लेकिन पूरी तरह सोच भी नहीं पाता कि एक जलता हुआ दर्द भरा हेडेक उसे झटके से पकड़ लेता है। किस्मत और थोड़ी सी प्लॉट आर्मर के साथ रोबोट्स इस मोमेंट को इग्नोर कर देते हैं और इसी दौरान पुरानी यादें वापस उभरते ही वो इन बदसूरत मशीनों को सही सबक सिखाने का प्लान बना लेता है। इधर अर्थ पर चेनहो और ब्लॉगर बच्चा जान बचाकर भाग रहे होते हैं। ऊपर मंडराता हुआ मॉन्स्टर इनके पीछे होता है, तो दोनों स्ट्रैटेजी से अलग अलग भाग जाते हैं ताकि वो कंफ्यूज हो जाए किसको चेस करे। उनका प्लान होता है घूमकर दोबारा बिल्डिंग में घुसना, जहां ये ओवरसाइज हल्क जैसा ब्रूट उनका पीछा नहीं कर सकता। मॉन्स्टर का बड़ा हाथ उन्हें पकड़ने के लिए अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह फिसलकर बच निकलते हैं और कुछ पल के लिए सांस ले पाते हैं। जब क्रीचर हार मान लेता है तो चेनहो मौका देखकर तुरंत आगे बढ़ने का फैसला करता है। इधर दूसरी डायमेंशन में हमारा हीरो डिवाइन मशीन्स के बीच कुत्ता फिर रहा होता है। उनकी लगातार लेजर बीम से मुश्किल से बचता हुआ उसका ऑब्जेक्टिव होता है ज्यादा से ज्यादा हंगामा करना, ताकि आसपास के सब ऑटोमेटॉन्स का ध्यान उस पर आए। जब उसे लगता है काम हो गया तो वो स्वॉर्म से दूर भागकर फॉरेस्ट के खाली एरिया में लैंड करता है। वो रुकता है और एनिमीज को लॉक ऑन करने और अपने लेजर्स चार्ज करने देता है, लेकिन अचानक एक जाइंट रोबोट घटनों पर मिट जाता है। बाकी मशीन्स अपने लाई को इग्नोर करते हुए अटैक के लिए रेडी हो जाती हैं, लेकिन हमारा डीमन लॉर्ड आराम से बैठकर उन ब्रेन डेड मशीन्स को मिडिल फिंगर दिखा देता है। एक एक करके लाइन में खड़ी मशीनें गिरने लगती है जब स्वॉर्म वेल फॉरेस्ट के नाम का असली रीजन दिखाई देता है। जमीन से एक जायंट जॉ निकलता है और डिवाइन मशीन्स को एक एक करके निकल जाता है। अपनी डरावनी यादों को रिलीव करते हुए हमारा बंदा दूर से कैजुअली देखता रहता है जब ये बहीमत वेल उसके लिए चैलेंज कंप्लीट कर देता है। जब सारे 10 हेवनली बींग्स खत्म हो जाते हैं तो एक कंग्रेचुलेटरी पैनल अपीयर होता है। रिवॉर्ड के रूप में उसे एनहांस फिजिकल एबिलिटीज, माना रिजर्व्स का बूस्ट और डैगर ऑफ जजमेंट मिलता है। जैसे ही वेपन मटेरियलाइज होता है वो उसकी स्पेशल एबिलिटी चेक करता है। सिस्टम बताता है कि ये डैगर 100 मीटर्स रेडियस में रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट की तरह काम करता है। वाह, क्या बर्थडे प्रेजेंट है। नए वेपन को टेस्ट करने के बाद हेल का रूलर अर्थ पर वापस आने का फैसला करता है। सीन शिफ्ट होता है एक न्यूज ब्रॉडकास्ट पर जब गेट पहली बार खुला था। एंकर सीरियस टोन में उस ट्रैजिक रिपोर्ट करता है जिसमें कई लोग मारे गए थे। वो एक फीके प्रोफेसर से सोल्यूशन पूछता है जो बर्थडे पार्टीज में पॉलिटिक्स शुरू करने वाले अंकल जैसा लगता है। वो अवेगनेस एसोसिएशन पर उंगली उठाता है और कहता है ये डिजास्टर उनकी वजह से हुआ है। वो कहता है वो ज्यादा वेकेशंस लेते हैं और जब हंटर्स की शॉर्टेज होती है तो प्रॉब्लम्स को बस टाल देते हैं। वो जोर देता है फ्रैक्चर्स को फर्क नहीं पड़ता हंटर्स हवाई में चिल कर रहे हैं या ड्यूटी पर हैं, इसलिए उन्हें रिस्पॉन्सिबल ठहरना चाहिए।
फिर एक मन बन वाला आदमी न्यूज़ देखते हुए उस प्रोफेसर से इरिटेट हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन में वो कहता है एसोसिएशन हंटर्स को क्लैंस के मुकाबले पीनट्स मिलते हैं। अपने पार्टनर की वाइनिंग सुनकर टीम लीडर उसे कहता है अभी रिजल्ट्स पर फोकस करें वरना जॉब जा सकती है। लेकिन उनकी बात एक ब्रेकिंग न्यूज़ से रुक जाती है, जहां बताया जाता है कि एक अवेकनर ने अकेले ही मॉन्स्टर्स को संभाल दिया। इधर डिजास्टर साइट पर ब्लॉगर बॉय और चैनो एक रूम में छुपे रेस्क्यू का वेट कर रहे होते हैं। अचानक जोर जोर की आवाजें आती हैं और पूरा कमरा कांपने लगता है। वो डर डर के बाहर झांकने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझ पाने से पहले ही रूफ गिर जाती है और दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। डर के मारे चैनो सोचता है शायद अब उनका एंड आ गया है, लेकिन पता चलता है कि वो बस भूखा दे सॉन्ग है जो एक्स्ट्रा लार्ज हल्की बी हेडेड बॉडी पर खड़ा है। चैनो अपने दोस्त को देखकर खुश हो जाता है इतने मुश्किल वक्त में। उसे देखकर हमारा लड़का भी थकावट के बावजूद कूल सी स्माइल देता है। कुछ अजीब महसूस कर चैनो पूछता है क्या वो ठीक है। दर्द से कराहते हुए हेल्थ रूलर फास्ट फूड वाले बच्चे को बोलता है उसके लिए मीट पका दे। दोनों उसे घूर कर देखते रहते हैं और पागल हो जाते हैं कि वो इस डू और डाई सिचुएशन में ग्रिल बर्गर एंजॉय करना चाहता है। जब चिकन नहीं मिलता तो हमारा डीमन कंजोय और मॉन्स्टर मीट एनेबल है या नहीं एनालाइज करता है। फिर वो सीधा खाना शुरू कर देता है और बाकी दोनों उल्टी करने जैसा महसूस करने लगते हैं। खुशकिस्मती से एक सोल्जर आ जाता है और ब्लॉगर बॉय खुशी से पागल हो जाता है कि वो बच जाएगा। जब हमारा हीरो चुपचाप अपना मील एंजॉय कर रहा होता है तो सोल्जर उसकी तरफ देखकर हैरानी से बोलता है, लेकिन रियलाइज होने से पहले कि वो मॉन्स्टर गट्स खा रहा है, चैनो आगे बढ़कर उसका ध्यान हटा देता है। अपने दोस्त का इंट्रोडक्शन देकर हमारे भूखे हीरो को साइड ले जाकर कहता है पेट भर के खा ले। बाद में सोल्जर अपना एटीट्यूड चेंज करके कहता है वो लोग सीधा नहीं जा सकते, तो चैनो प्राउडली अपना क्लैन आईडी कार्ड दिखाता है। उसका क्लैन स्वैग देखकर सोल्जर मुस्कुराता है और उन्हें सेफ जगह ले जाने को रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ मन बन वाला बंदा मॉन्स्टर के कटे हुए बॉडीज देखकर उल्टी कर रहा होता है। टीम लीडर इरिटेट होकर उसे कहता है जमीन पर कीड़े की तरह मत पड़ और सर्वाइवर्स ग्राउंड। मन तुरंत एक सोल्जर को रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसने के लिए बना लेता है क्योंकि वो एसोसिएशन हंटर है। इधर ग्रेसफुल टीम लीडर सोच रहा होता है कौन सा मॉन्स्टर ऐसा हो सकता है जो कॉर्पस को इस तरह फाड़ दे। सीन शिफ्ट होता है जब लड़के चैनो की कार में होते हैं। हमारे हीरो का बेस्ट फ्रेंड कहता है उसके अपार्टमेंट में रुक जाए, लेकिन फैमिली मैन होने के नाते वो कहता है उसे अपने घर वालों से मिलना है। दोस्त याद दिलाता है कि उसकी करंट सिचुएशन देखकर फैमिली डर जाएगी। अपने आप को देखकर हेल्थ रूलर डिसाइड करता है कि माँ को बस कॉल ही करे और दोनों फ्रेश फ्राइड चिकन खाने निकलते हैं। क्लीन होने के बाद जब चैनो के अपार्टमेंट पहुंचते हैं तो हमारा बंदा उसकी लग्जरी देखकर इंप्रेस हो जाता है। नहाकर दोनों टेबल पर बैठते हैं जहां महंगी डिशेस लगी होती हैं। क्यूरियोसिटी में हमारा प्रोटैगनिस्ट याद करता है दोस्त ने बताया था हंटर्स बहुत पैसा कमाते हैं। चैनो हाँ कहता है, लेकिन ये भी बोलता है कि हंटर्स इतना कमा कर भी थोड़े स्कैमर्स जैसे लगते हैं। जब पूछा जाता है क्या वो हंटर बनना चाहता है तो हमारा लड़का चिकन विंग खाते हुए बस ग्रंट करता है। थोड़ा परेशान होकर चैनो बताता है अगर वो अप्रेजल करवा ले तो काफ़ी हाई रैंक मिल सकती है। इतनी पावर के साथ वो ए रैंक से कम नहीं होगा। टर्म्स न समझ आने पर चैनो बताता है बेटर रैंक का मतलब बड़े क्लैंस को ज्वाइन करना होता है और मंथली इनकम क्रेजी होती है। इंटरेस्टेड होकर दे सॉन्ग पूछता है क्या ए से भी ऊपर कोई रैंक है, तो चैनो बताता है दुनिया में 200 मिलियन अवेकेंड में से सिर्फ 5 ही एस रैंकर्स हैं। शैतानी मुस्कान के साथ चैनो मजाक करता है कि उसका दोस्त 6th एस रैंकर बनने का सपना ना देखे, ए रैंक ही काफ़ी है। वो फिर पूछता है क्या वो हंटर बनेगा। अग्रीमेंट में चैनो कहता है वो सब में हेल्प करेगा और दोनों टोस्ट करते हैं।